खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड पर बेमौसम बर्फबारी हो रही है, जिससे चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने तय समय पर चारधाम यात्रा शुरू करना एक बड़ी चुनौती बन रही है। पहाड़ों में बदले मौसम ने लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ा दी हैं, जिससे चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर देखिए, कैसे जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद से पूरे जोशीमठ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नर नारायण, नीलकंठ, माणा सहित अन्य चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। वहीं सरकार का मानना है कि आगे स्थिति सामान्य होगी, तैयारियां तय समय पर पूरी हो जाएंगी। और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से परेशानी बढ़ी है, तो निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सीएम धामी ने मामले पर चिंता जाहिर की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है, वो सहायता हम लोग करेंगे। आशा है कि सरकार की पहल से किसानों पर गिरी आसमानी आफत से थोड़ी राहत मिले। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो इस साल आपको आम के स्वाद चखना इतना सस्ता नहीं होगा, क्योंकि बेमौसम आंधी, बारिश और ओलावृष्टि आम के उत्पादन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। पिछले कुछ दिनों की बारिश और ओलावृष्टि ने दलहन और तिलहन की फसलों को तो भारी नुकसान पहुंचाया ही है। वहीं फलों के राजा आम पर भी जमकर कहर बरपाया है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है चंदौली के साहूपुरी इलाके में स्थित आम के बगीचा, जहां विश्व प्रसिद्ध लंगड़ा आम, दशहरी आम और आम्रपाली आम की वैरायटी मिलती है। तेज आंधी और ओलावृष्टि से आम के छोटे छोटे फल पेड़ से गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से छोटे फल 3 से 4 दिन के अंदर गिर जा रहे हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ साफ दिखने लगी है। इस साल बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग का कमर टूट गया है कि हम लोग बाल बच्चे हम लोग कैसे अब जिएंगे। कर्ज से जो न फंस गए हैं बगीचे के। सरकार से क्या मांग? सरकार से उम्मीद करते हैं जैसे सबके लिए सरकार सोच रही है, हमारे लिए भी सोचे। हम लोग व्यापारी हैं। वहीं मौसम का बदलता मिजाज देखें तो आगे भी कुछ और दिन बेमौसम बारिश से किसान को कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है, जिसे लेकर किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बगीचा में है, व्यापार करने वाले व्यापारी कहीं न कहीं चिंतित है कि अगर ऐसे ही रहा तो इस बार भी फसल नुकसान होगा, हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। शशांक शेखर पांडे, एबीपी गंगा, चंदौली। कानपुर बाजार में बर्बादी की आग ने सरकार पर हमला बोलने का विपक्ष को मौका दे दिया है, जिसके बाद अब इस अग्निकांड पर सियासत भी दरकने लगी है। कानपुर के हमराज मार्केट में जिस रफ्तार से चिंगारी ने शोलों का शक्ल अख्तियार किया, उससे ज्यादा रफ्तार से अब अग्निकांड पर सियासत भी होने लगी है। कानपुर देहात पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड के शिकार कारोबारियों के लिए सरकार से हर मदद मुहैया कराने की मांग की। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए, जिस पर कानपुर के विधायक महेश द्विवेदी ने भी जवाब दिया और कहा कि अखिलेश विपक्ष में है तो नेगेटिव ही बोलेंगे। मैं तो अखिलेश जी के पिताजी के साथ भी निर्दलीय के रूप में मंत्री रहा था। इतना पारदर्शी काम मैंने नहीं देखा है। शुक्रवार को हालात का जायजा लेने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारी पूरी सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। व्यापारियों को मुसीबत में हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कानपुर का हमराज मार्केट रेडीमेड कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार है। आग की वजह से एआर टावर, अर्जुन कॉम्प्लेक्स, मसूद कॉम्प्लेक्स और नफीस टावर की दुकानें भी जलकर खाक हो गयी। सवाल ये है कि इतने बड़े बाजार में आग पर काबू पाने के इंतजाम इतने छोटे क्यों थे? आग की चपेट में आकर रेडीमेड की लगभग 700 दुकानें जलकर राख हो गई। आग के शोले सिर्फ कानपुर में नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी तक भड़के। कानपुर के बाजार में बर्बादी की आग गुरुवार की रात ऐसी भड़की कि शनिवार सुबह तक शोले भड़कते रहे। तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग ने हमराज कॉम्प्लेक्स समेत आसपास की कई इमारतों को अपनी चपेट में लिया। धुएं के काले गुब्बार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आग की लपटें आगे बढ़ रही है। इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आई है। टावर्स में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए दमकल पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रह रहकर दूसरी जगह आग भड़क जा रही है। ये अर्जुन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आग नहीं लगी थी। कुछ ही दुकानों में आग की घटना यहां पर देखने को मिली थी। अचानक से आग भड़की है और उसके बाद जो दुकानें हैं, उनके जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो कारोबारी हैं, वो अपने माल को यहाँ से तुरंत हटाने में जुट गए। इधर आगरा के मंटोला में मौजूद केमिकल गोदाम में भी भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लपटें विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई।
आगरा और कानपुर ही नहीं, धुएं का बवंडर बुलंदशहर में भी देखने को मिला। बुलंदशहर नए गांव के पास खेतों में बने घर में हुए जोरदार धमाके से पूरा शहर दहल गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज धमाके की वजह से आसपास के मकान तक हिल गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आग की आफत के बीच शहर शहर सड़क हादसों का कहर भी देखने को मिला। मेरठ में हुए खौफनाक सड़क हादसे की एक ऐसी ही तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, अंधेरा छट रहा था और सूरज निकलने ही वाला था। इसी दौरान दो गाड़ियां आमने सामने से आती हुई दिखाई देती हैं। बाइक की हेडलाइट की रोशनी कुछ ज्यादा तेज और सफेद कार टर्निंग पॉइंट पर थी। ठीक टर्निंग पॉइंट पर दोनों ही गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो। बाइक सवार पटखनी खाता हुआ जमीन पर गिरा, बाइक दूसरे साइड पर गिरी, सिर से हेलमेट निकलकर जमीन पर गिर चुका था और बाइक सवार बेसुध पड़ा था। 2 से 3 लोग कार की तरफ दौड़ते हैं, कार सवार को धमकाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार से बाहर आता दिखाई देता है, लेकिन लोग जब बाइक सवार की तरफ मुड़ते हैं तब तक वो भाग निकलता है। तब तक लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हालांकि वही कार दोबारा से घटनास्थल पर आती है। तब लोग घायल बाइक सवार को अस्पताल लेकर निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक राहुल है, जो बीवीजी कंपनी का सुपरवाइजर है। बीवीजी कंपनी नगर निगम के कई वार्ड्स में डोर टू डोर कूड़ा उठाती है। राहुल जब सुबह काम से लौट रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया। सुपरवाइजर राहुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक अहमद पर अब जीशान नाम के शख्स पर किए गए जानलेवा हमला वाला केस का फंदा भी कसने वाला। क्योंकि जीशान पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस को अतीक की रिमांड मिल गई है। पुलिस अब अतीक से कभी भी साबरमती जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक जल्द ही एक टीम गुजरात रवाना होगी। इस मामले में अतीक और उसका गुर्गा 7 आरोपी है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक जेल की सजा काट रहा है, जबकि आसाद फरार है। दरअसल प्रयागराज के चकिया का रहने वाला जीशान अतीक के साढ़ू इमरान जई का छोटा भाई है। वो जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। अतीक किसी बात पर जीशान से नाराज हो गया था, जिसके बाद 31 दिसंबर 2021 को अतीक का बेटा अली, असाद और कई लोग उसके घर पर चढ़ गए थे। आरोप है कि अली ने आते ही जीशान की कनपटी पर पिस्टल लगा दिया। अतीक ने फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। एनुद्दीनपुर की जमीन पत्नी के नाम नहीं करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। जीशान के रिश्तेदारों ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी पीटकर घायल कर दिया गया। उसके बाद जेसीबी से अली का पूरा कार्यालय और घर ढा दिया गया। इसी मामले में अतीक से पूछताछ और बयान के लिए पुलिस ने अदालत से रिमांड मांगी थी, जो अब मिल चुकी है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में तो अशरफ बरी हो गया, लेकिन अभी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। बरेली जेल में बंद अशरफ को सीजेएम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 21 मार्च के आदेश के तहत प्रयागराज लाने के लिए कहा। शुक्रवार को जब प्रयागराज पुलिस बरेली पहुंची तो उसके वकील शनिवार को सीजेएम कोर्ट पहुंच गए। मांग की कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए। दरअसल एनकाउंटर का खतरा बताते हुए अतीक का भाई अशरफ सीजेएम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसे कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। इस बीच बरेली पहुंची प्रयागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस लाइन में आमद कराए बिना वो सीधे बरेली जेल पहुँच गयी थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अशरफ को नहीं भेजा। कारागार मंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। आम कैदी की तरह उनको वहाँ रहना पड़ता है, तब महसूस हो रहा है कि जेल है, योगी जी की सरकार है। तो कहीं न कहीं अनर्गल बयान करते हैं कि खतरा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच करा ली जाए, सीबीआई में ये केस डाल दी जाए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये केस और उलझते ही चला जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को माफिया अशरफ की पत्नी और बहन बरेली जेल पहुंची थी। माफिया की पत्नी और बहन इस तैयारी के साथ आई थी कि वो बरेली जेल से प्रयागराज अशरफ के काफिले के साथ जाएंगी। इस बीच माफिया के परिवार ने दावा किया था कि अशरफ पर दर्ज सभी मुकदमे राजनीतिक वजहों से दर्ज कराए गए हैं और ज्यादातर मुकदमे झूठे हैं। रामनवमी का पर्व 30 मार्च को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन शांति के पर्व पर असामाजिक तत्वों ने हिंसा का ऐसा जहर घोला कि उसके शोले आज तक शांत नहीं हो पाए। आगजनी और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं, जब देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों ने फिजाओं में नफरत का जहर घोल दिया। रामनवमी का उल्लास उन्माद में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान बिहार से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक हिंसक झड़पें हुई। हिंसा की लपटें हरियाणा तेलंगाना तक भी पहुंची, लेकिन बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हालात ज्यादा भयावह दिखे। हालात को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। इस मामले में 40 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि हालात बिल्कुल नियंत्रण में है।
संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। माहौल को देखते हुए एहतियातन सासाराम के रेलवे मैदान में 2 अप्रैल को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। पुलिस की ओर से लगातार लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। एबीपी गंगा भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। करीब 10 महीनों का इंतजार खत्म होने वाला है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों की खाली 6 सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने उन चेहरों का चुनाव कर लिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों की खाली 6 सीटों के लिए योगी सरकार ने नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन नामों को मनोनयन के लिए भेजा गया है उनमें रजनीकांत माहेश्वरी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज भाजपा, साकेत मिश्रा नृपेंद्र मिश्र के पुत्र, लालजी प्रसाद निर्मल अंबेडकर महासभा, तारिक मंसूरी CAMU, राम सुभग राजभर अधिवक्ता आजमगढ़, हंसराज विश्वकर्मा भाजपा जिलाध्यक्ष काशी के नाम शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मनोनीत सदस्यों की 6 सीटें साल जून से ही खाली चल रही थी। इन सीटों पर तमाम कयास लगाए गए थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीजेपी की ओर से विधान परिषद के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। हालांकि इससे पहले बीते दिनों में MLC के उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफी अटकलें लगाई गई। सूत्रों की माने तो मशहूर कवि कुमार विश्वास को भी MLC के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने इनकार कर दिया था। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस की गुत्थी अभी भी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। ऐसे में परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड केस के 1 हफ्ते के बाद भी आरोपी समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंसाफ के लिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान भावुक मधु दुबे बेहोश तक हो गई, जिसके बाद उन्हें पानी पिलाकर उन्हें होश में लाया गया। मधु दुबे ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये आश्वासन दिया कि हो रही है कार्रवाई, मैं कर रहे हैं, अभी भाई देख लेती हूँ, कल तक का टाइम और है, आज तक देखती हूँ, नहीं फिर मैं योगी आदित्यनाथ के पास जाऊंगी, मुख्यमंत्री के पास। वहीं पुलिस कमिश्नर ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत है, जो भी अब तो विवेचना होगी उसकी। दूसरी तरफ आरोपी समर सिंह के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के सवाल पर पार्टी ने सफाई दी कि अगर समर सिंह आरोपी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी दोषी जो लोग हैं उनके पकड़े, कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी का इससे क्या लेना लादना? अगर हमारे यहाँ कोई गा रहा है, अगर हमारी पार्टी में कोई हमारे लिए गाना गा रहा है, हमारा नाम ले रहा है, कोई पार्टी के पदाधिकारी रहे हो समर सिंह, ऐसा तो है नहीं। देखने वाली बात होगी कि इन सब के बीच पुलिस कब समर सिंह को गिरफ्तार कर आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले की गुत्थी को सुलझा पाती है। मदरसा और मदरसों में दी जा रही तालीम यानी कि शिक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर एक नया मुद्दा उठा दिया, जिस पर न सिर्फ मदरसों के जिम्मेदारों बल्कि सियासी गलियारों में भी शोर मच गया है। सूफी इस्लामी बोर्ड का कहना है कि सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे सरकारी धन से संचालित नहीं होते, मुसलमानों के खैरात ज़कात के पैसे से संचालित होते हैं। हाई कोर्ट ने सरकारी धन से संचालित मदरसों के बारे में जानकारी मांगी है, वो सही है। वो खाली इमाम न बने, अगर इमाम बने तो उसके साथ में डॉक्टर भी बने, IAS भी बने, IPS भी बने, वकील भी बने। दरअसल हाई कोर्ट ने जौनपुर के सुदनीपुर में संचालित हो रहे मदरसा समदानिया इस्लामिया के एक शिक्षक एजाज अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है, जिन्होंने वेतन से जुड़े विवाद को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। और ये इशू है ही नहीं, और जो है वेरियस आर्टिकल्स के अगेंस्ट जो कोर्ट का व्यू है कि क्या रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट की जा सकती है कि नहीं। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता अमेक जामोई का कहना है, मदरसे में NCERT सिलेबस लागू है, वहाँ धर्म का प्रचार नहीं होता। क्योंकि वहाँ पे NCERT का सिलेबस लागू है, चाहे वेदांत और संस्कृति के जो विद्यालय हैं उनको शिक्षक देने का मामला हो। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। इसके लिए कोर्ट ने राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव, यूपी अल्पसंख्यक विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब दाखिल करने को कहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।